गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज ब्रिजेश कुमार HBS GS JR अड्डा चैनल के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों JSSC झारखंड PGT सारे सब्जेक्टों की, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, जो यहाँ से विज्ञप्ति निकली थी उसके सारे सब्जेक्टों की आंसर की क्या है रिलीज़ कर दी गई है। आपके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। और इसमें हम देखेंगे ज्योग्राफी में किसी क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है और फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आपने जो आंसर की के माध्यम से चेक कर लिया होगा, क्योंकि आपका पेपर एक 3 और एक 4 आपका सितंबर को हुआ था और उसमें आपको कितने कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, उससे क्या है पूर्ण रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कितनी हमारी फाइनल कट ऑफ जाएगी। तो मेरी प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं, किस किस क्वेश्चन पर हम आपत्ति ला सकते हैं। आज हम इसको देखेंगे जो 3 तारीख का जो पेपर कंडक्ट कराया गया था उसके बारे में अपडेट, कैसे क्वेश्चन आए थे, उसमें क्या क्या था क्लियर फ्रेंड्स, और किस क्वेश्चन पर आपत्ति लगा सकते हैं क्लियर फ्रेंड्स। तो देखते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, आप इसमें देखेंगे कि ये पहला क्वेश्चन है आपका कि इसमें दे रखा है, पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखेंगे कि पहले हाँ यहीं से स्टार्ट होता है, शायद यहाँ यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये पहला क्वेश्चन है मेरे प्रिय दोस्तों, तो आपको दिख रहा होगा क्लियर फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो लगभग ये सभी का सही होगा क्लियर फ्रेंड्स, इसमें कोई ज़्यादा वह कोई की बात ही नहीं थी और ये क्लियर सही है ये। और इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि विकल्प में झारखंड की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, उसमें से आपका चावल था, इसलिए ये भी सभी के सही होगा। और इसके बाद ये डाटा दे रखा था आपका ISFR के अनुसार 2021 के अकॉर्डिंग कौन सी कितने प्रतिशत कुल अवधि वन क्षेत्र पर क्या है वन है। तो ये आपका सही है, 23,721 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है। सारंडा वन है वो आपका झारखंड उड़ीसा के क्षेत्र में है क्लियर फ्रेंड्स, ये सबका सही होगा। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु का मौसम आमतौर पर कब से कब तक रहता है। तो ये मार्च से मध्य जून तक रहता है क्लियर, ये आपका सबका सही होगा लगभग। और अक्टूबर 2022 में झारखंड 22 जिलों में कितने ब्लॉक सूखाग्रस्त हैं। तो आपके 226 ब्लॉक सूखाग्रस्त हैं क्लियर। और इसके बाद आता है आपका किरौरी झारखंड, एक थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बच्चों का जो लगाया होगा तुक्का जैसे भी है और आपने डाटा पढ़ रखा है तो आपको सही हो सकता है। तो यहाँ पर इसके बाद ये किरौरी खान झारखंड में स्थित है, तो ये किसकी लो एस के है, लो एस के लिए है। और यहाँ पर झरिया में कोयले खनन की जो प्रारंभ हुआ था 1894 से स्टार्ट हुआ था। और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे झारखंड में तांबे का प्रमुख अयस्क भंडार है, वो आपका पूर्वी सिंह भूमि है क्लियर दोस्तों। और यहाँ पर है कौन सा राज्य बॉक्साइट संबंधित है, तो इसमें आपका धनबाद है, लोहरदंगा और गुमला तो नहीं होगा। इसके बाद रखा है जिडको की जो स्थापना हुई थी आपकी देख लेंगे 2004 में। आपका जो डाटा जिसको क्लियर पता होगा आप सही कर चुके होंगे। और इसका सेंटर ऑफ द कोल्ड फील्ड्स ऑफ द लिमिटेड का मुख्य व्यवसाय मुख्यालय कहाँ है, तो इसका है आपका रांची। और बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापना किस देश में सहायता से की गई थी, तो वो है आपका सोवियत संघ। और वहीं पर देखते हैं झारखंड की मुरी है वो आपको एल्युमिनियम के लिए है। आदित्य उद्योग क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, सरायकेला खरसावा में क्लियर। और यहाँ देखेंगे 2011 जनगणना के अनुसार किसमें दिए गए विकल्प में झारखंड का कौन सा शहर अधिक आबादी वाला है, तो रांची है। कौन सा है, रांची। झारखंड दिए गए जिलों की घनत्व जो है सबसे अधिक है, तो वो आपका है कौन सा, सिमडेगा है सबसे कम। और यहाँ पे देखेंगे आपके संथाल जो समुदाय है वो कहाँ पर, उड़ीसा बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल, ये लगभग सबके सही होगा क्लियर फ्रेंड्स। तो कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं और कुछ क्वेश्चन काफ़ी आपके थोड़े से टेढ़े से हैं, थोड़े से जहाँ ईजी है वहाँ कुछ क्वेश्चनों को थोड़ा सा ऐसे सेट किया है पेपर को, यहाँ टफ भी क्वेश्चन दे दिया। अब मैप से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे यहाँ दे रखा है कि किसके लिए अनिवार्य रूप से पैमाने पर स्केल की आवश्यकता होती है, तो मानचित्र के लिए। वनोन्मूलन किसका संभावना कम से कम होता है, तो यहाँ पर सबसे संभावना कम कर सकता है तो किसकी, वर्षा की क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर मृदा सतह का अपरदन भी हो सकता है, तो इसका आप इस पर आपत्ति लगा सकते हैं, देख सकते हैं वनों किसकी संभावना को कम से कम कर सकता है, तो यहाँ वर्षा या मृदा सतह का अपरदन होगा। तो यहाँ इसके NCERT आप 11th की देखेंगे और या 12th में दे रखा है, वहाँ से आपको देख सकते हैं। और मैं आपके साक्ष्य दे दूँगा कौन कौन से कहाँ से क्या क्या लेना है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो बना के आपको सारी बच्ची बता दूँगा। तो कार्बन सिंक जो मिलता है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। और इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में सुरक्षित हमारे जो क्षेत्र है वो है आपका पारिस्थितिक संतुलन, ठीक है ना। इसके बाद एक पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य का पोषण स्तर है वो सर्वाहारी। फिर इसके हम यहाँ देखते हैं, ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका
अल्प बेरोजगारी तब होता है जब लोगों को क्या है अपनी क्षमता के अनुसार काम ना मिले, ठीक है ना। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो यह आपको समझ किया होगा। इसमें सबसे अधिकांश जो लोग कृषि वानिकी वगैरह में बस रहते हैं, तो ये सबका सही होगा ग्रामीण अधिवास। लेकिन कुछ लोग हैम्बलटेड अधिवास बताते हैं, यानी कि हैम्बलटेड अधिवास नहीं, इसमें ग्रामीण अधिवास होगा। एनसीईआरटी 12th की है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें यहाँ दे रखा है निम्न में से महासागर एस आकृति का है अटलांटिक महासागर, एनसीईआरटी 6 लिया गया है। भारत में बहुस्तरीय योजना है, तो आपकी 5 हैं, क्लियर। और ये आपका सही एमलेट्स जो है आपके 1993, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तट समांतर चलने वाली जो श्रृंखला है जलमग्न होने से क्या बनता है, तो यहाँ पर एक डाल्मेशियन तट है। इस आकृति को मानचित्र को दर्शाने के लिए नीला रंग का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, जल के लिए, ठीक है ना। इसके मानचित्र उत्तर तीर को उद्देश्य जो है वो मानचित्र का उन्मुखीकरण को बताता है, किसको बताता है, मानचित्र के उन्मुखीकरण को बताता है, ध्यान रखना। तो ये है मैप ऑफ द ओरिएंटेशन को शो करता है, क्लियर। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर बताता है पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को, पहाड़ नदी वगैरह होता है तो भौतिक मानचित्र द्वारा होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी 6 से लिए गए हैं। और वहीं पर आप देखें मानचित्र पर दिखाई गई आपको विशेषताओं को प्रतिनिधित्व करने वाले पैमानों को नहीं खींचे जाते, तो ये आपका है रूट प्रतीक है, ठीक है ना। आपका कन्वेक्शन सिंबल्स हैं, ये नहीं खींचे जाते हैं। एक मौसम में आपको विशिष्ट वायुमंडल के समान मानचित्र बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसे कहते हैं आइसोप्लेथ, क्लियर फ्रेंड्स। तो आइसोप्लेथ आप एनसीईआरटी 12th की किताब है वहाँ पर देखेंगे, वो सारा मिल जाएगा ये डाटा। सेक्टर आरेख द्वारा इसमें नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर है पाई आरेख, यानी पाई आरेख से ये डाटा लिया जाता है। तो ये क्लियर है क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है जो जनसंख्या 10 की वृद्धि दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो लाइन ग्राफ है, ठीक है ना। कौन सा है, लाइन ग्राफ के द्वारा उसको होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ के प्रकार है, तो यहाँ पर वह है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज है। ये एनसीईआरटी आपको दे रखा है। और ऑप्शन देखें तो आपका एक है प्रयोगात्मक भूगोल की रूपरेखा है, भूगोल के, और इसमें देखेंगे बीए की है, उसमें देखेंगे तो आपको वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है ना। सेम लाइन दे रखी है, तो अगर आपको इसकी ऊंचाई है तो मैं आपको दे सकता हूँ। इसके बाद डायनेमिक मानचित्र कहा जाते हैं, ये है। इसके बाद मानचित्र प्रक्षेपण के लिए मतलब जो ग्रिड प्रणाली को 60 जोन में होते हुए सारा दिखाया गया है। तो इसमें क्या है आपका, क्या है, यूटीएम है, प्रक्षेपण है, तो आप इसको देख लेना एक बार, डाउट में तो है। लेकिन एक बार मानचित्र प्रक्षेप को बेलनाकार प्रक्षेप को मेरियंट और उसके साथ दिखाते हैं, वो है आपका ज्योमेट्री रूप से पृथ्वी के एक हिस्से को एक चपटी और डिस्क के रूप में चित्रित करता है, और निर्देश बिंदु को पृथ्वी के रूप स्पर्श रेखा जैसा पृथ्वी के बिंदु को मिलाता है, वो उसे कहते हैं जेनिथल प्रक्षेप। कौन सा है, जेनिथल प्रक्षेप है, क्लियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर कह रहा है पृथ्वी की सतह पर एक सपाट सरलीकरण और वहाँ पर मानव ज्योमेट्री प्रतिनिधित्व जो शामिल है उसमें नक्शे बार शो करता है। ये आपको कार्टोग्राफी प्रोजेक्शन है, क्लियर फ्रेंड्स। ये आपके बीए की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें, सॉरी वो है नोटबुक है, उसमें ले लेंगे। जो आपकी किताब है डॉक्टर जेपी शर्मा वाली, उसमें सारा दे रखा है ये। फिर इसके बाद आता है जीआई बौन प्रक्षेप किसे कहते हैं। बौन प्रक्षेप किसका अपोजिट, वो है आपका सहायक क्षेत्र है, ये तो है शंक्वाकार का। तो यह जीआईएस का क्या है, सारे स्थानीय डाटा लेता है, गुण आधार डाटा लेता है, मेटा डाटा लेता है, ये सारे सही हैं। और वह प्रणाली से सूर्य विद्युत चुंबकीय तरंगों को करता है, तो बेस्ट ये आएगा आपका निष्क्रिय सुदूर संवेदन, यानी पैसिव रिमोट सेंसिंग होगा। लेडार क्या है, लेडार का आपका लाइट डिटेक्शन एंड द रेनिंग होगा, क्लियर फ्रेंड्स। तो ये आपका इसकी पता होगा भाई, जिन बहन भाइयों को वही आप सही कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो ये गलत होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन सिंपल हैं, इस तरह से रखा है, सेट किया है। तो कुछ लोग कह रहे थे बहुत इजी पेपर है, आप पेपर दे के आए, आप आंसर की है, आंसर के बाद आप अगर क्वेश्चन होते हैं आप क्वेश्चन को जरूर हमारे इसमें आप मैसेज करके बताएं कितने क्वेश्चन आपको सही हुए, जिससे कि आपको कट ऑफ को फाइनली पता चले कितना कितना क्वेश्चन जा सकती है, क्लियर फ्रेंड्स। तो एक ही क्षेत्र में दो समान फ्लाइट्स जो बीच में समय अंतराल के रूप में दिया जाता है उसे पुनरावृत्ति दर कहलाते हैं, वो है आपका टेम्पोरल रेजोल्यूशन। फिर कह रहा है रिमोट सेंसिंग जो है हमारे की विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा होती है, ठीक है ना, विद्युत तरंग जो होता है आपका। अब इसके बाद आता है आपका वह क्षेत्र जो भारत विशेषता व्यापक रूप से अंशों करने वाले भूगर्भीय क्षेत्र जो लिया जाता है वो अल्पाइन वन पर्वतीय क्षेत्र है। तो अल्पाइन पर्वत गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी ये किस में गिरती हैं आपकी, तो ये सबको पता ही है, जनरल क्वेश्चन है ये, तो बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। इसके बाद नदी अफवाह पैटर्न बनाती है, क्या है 4 है, सब विकल्प सही है सभी। फिर क्या है निम्नलिखित में से किसने यह परिकल्पना की थी कि भारतीय मानसून चक्र का प्राथमिक कारण भूमि को समुद्र अलग तक प्रभाव पड़ता है, तो वो है आपका एडमंड हेली ने दिया है। तो आपका जगदीश सिंह किताब है उसमें देखेंगे वहाँ पर पूरी दे रखा है ये कोटेशन। कहा जाता है भारतीय मानसून नीरो का जो ला नीनो का प्रभाव होता है वो किस पर, प्रशांत महासागर में होता है। जलीय प्रकाश के लिए आपका ये होता है संलग्न के हिस्से में टैंकों के द्वारा ये सारा होता है, तो वो आपका है समुद्री कृषि। और यह द्रविड़ प्रवार के हैं 20% है, जो एनसीईआरटी आपकी जो भारत का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था वाला है वो उसमें दे रखी है।
देख लेंगे 1951 से 1981 है आपका, ये सही है। यहाँ पर देखेंगे आपको 2000 के चरणों के अनुसार इसमें कुल प्रवासियों की जो लगभग संख्या थी वो कितनी थी, 88 थी, ठीक है ना। फिर इसके बाद 13वीं शताब्दी के अहोम जो होते म्यांमार चले गए। फिर क्या है, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे अधिक पुराने प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो है सिलिकॉन है। फिर इसके बाद मेघालय बहुत प्रकृति सुरंगों को खुदाई आमतौर होते हैं, उसे रेड होल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं उसे? रेड होल। तो ये आपको पहला दे रखा है। क्वेश्चन है जो NCERT 10 की जो है अब उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। यह जब वायुमंडल गैस है सूर्य की गर्मी को रोक लेती है तब क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होती है, बनता है। भारत में सरकार द्वारा उपयोग करते हैं, तो उसमें क्या है आपके 9 हैं जो NCERT आपकी 12th की तरह की उसमें आप देख लेंगे, उसमें दे रखा है सारा। हाड़ौती का पठार जो है आपका वो है आपका दे रखा है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग को भारत सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त करता है, तो इसमें सारा होगा आपका सभी, ठीक है ना, सभी के लिए करता है, आप ध्यान देंगे इसमें। फिर इसके बाद आता है कि 10 मई 2023 तक निम्न में से कौन सी केंद्रीय सार्वजनिक जो वर्गीकरण है वो आपका देता है, वर्गीकरण किया गया है, तो उसमें कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए। क्लियर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लेना। लुगदी और कागज़ निर्माण किस प्रकार के उद्योग को संबंधित है, तो आपका कौन सा बना रहा है उद्योग है, ये तो क्लियर है। और उच्च मूल्य हल्की और ख़राब होने वाली वस्तुओं को लंबी दूरी तक जो ले जाता है वो राज्य आपको कौन सा है, वायुमार्ग है। फिर उसके बाद क्या है, भारत की पहली रेल लाइन चलाई गई थी, अब कब चलाई गई थी आपकी, तो ये सबको पता है, जनरली क्वेश्चन है आपको NCERT ये आपको दे रखा है 10th में दे रखा है, और ये आपके 11th में दे रखी उसमें दे रखी है 1853 वाली में। और भारत का सबसे लंबा जो आपका सड़क मार्ग है वो है NH 44 है, ये तो सभी को पता ही है। और इसमें निम्न में 2020 तक आप शेष भारत के साथ रेलवे सेवा नहीं थी, तो वहाँ सिक्किम में नहीं थी। तो इस तरह से ये सारे हैं। और भारतीय अंतर्राज्यीय जो जलमार्ग है प्राधिकरण मुख्यालय कहाँ पर है, नोएडा में है। किस राज्य में राजधानी के विभिन्न जिला मुख्यालय जोड़ने की वाली सड़क जो है वो राजमार्ग है। और यहाँ भारतीय निर्मित से किसी हेरो टोमर जो चलाई थी वो पहली परियोजना थी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सारे क्वेश्चनों को लेकर के। तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुई थी तो वो आपकी हुई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। और केंद्रीय अधवास किस नाम से जाना जाता है, वो शहद अधवास है। ये आपकी NCERT 12th की किताब दे रखी है, उसमें दे रखा है सारा। निम्न में से किस बात अधवास को प्रभावित कर सकता है, तो सभी था इसमें। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में सड़क वगैरह वगैरह ये दे रखा है, तो ये रेखिक अधवास था। और यहाँ कौन सा नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, तो भोपाल नहीं है। निम्न में से कौन सा विश्व का पहला भारतीय विरासत शहर है, तो वो आपका अहमदाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षिप्त अधवास के नाम से जाना जाता है, तो आपका जो जाना जाता है तो वो है आपका कृषि व्यवसाय संबंधित है। ग्रेट कैनियन ये है आपका, तो ये आपको पड़ता है US संयुक्त अमेरिका। और यह भूभाग सबसे कम है तो ऑस्ट्रेलिया का है। कोपेन ने दिया था टेम्परेचर सबसे पहले यहाँ 36 तापमान को प्रभावित करता है, तो ये आपके भूमध्य और जल द्रव्यमान से है। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको 36 तापमान से संबंधित है, तो ये आपका क्लियर है। और ये बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ बढ़ता हुआ तापमान कहलाता है, तो क्या कहलाता है, व्युत्क्रमण। और ये कह रहा है मास वेस्टिंग ऑफ द प्रकार की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को ये क्या कहलाता है, तो भूस्खलन कहलाता है, ये क्लियर है। फिर इसे कह रहा है वैश्विक आधार पर मृदा अवकरण मुख्य रूप से किस प्रकार से जाना जाता है, तो वह है विकल्पों में से सभी होंगे, ये सभी दिया गया है, सभी होगा। फिर इसके बाद रखा है वाष्पोत्सर्जन के लिए सब एक होता है परपाणी वनस्पति होती है, परपाती वनस्पति होगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि वाष्पीकरण तब होता है जबकि रोशनी पानी की सतह पर गर्म करती है, इसे जल चक्र कहलाते हैं। क्या कहते हैं, जल चक्र कहलाते हैं। फिर इसके बाद महासाई जल के नियमित रूप से ऊपर उठने गिरने को क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहलाते हैं। आपका क्या है, ये ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है। फिर देखेंगे यहाँ कि तट के समानांतर भित्ति रीफ ऑफ द चौड़ी गहरी और लेगू बनता है, तो उसी के बैरियर भित्तियाँ हैं, ये आपका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बैरियर रीफ, ठीक है ना। फिर इसमें देखा इनमें से कौन सा हमारा आर्थिक गतिविधि के देता है, तो गतिविधि संबंधित है, तो ये आपका अंतर्गत आता है, तो आपका कृषि है। ये रूहर क्षेत्र है, आपको कोयले के लिए है। ये आपका किसी सिद्धांत को किसने दिया था, यानी बांथियन दिया है। किस सिद्धांत को आर्थिक वृद्धि को मापने के इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त होती है, तो इसमें सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है ना, GDP होती है, GDP। फिर इसके बाद आता है पशुपालन शब्द किससे संबंधित है, ये आपका डाउट में है, थोड़ा सा इसको देख लेना। या तो ये यहाँ पर दे रखा है, तो ये खानाबदोश चरवाहा होना चाहिए, ठीक है, नोमेडिक्स हेडिंग होनी चाहिए। लेकिन पशुओं पालन पोषण इसके बारे में थोड़ा रेडिंग ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इसमें देख लेना कंफर्म करके। लेकिन ये NCERT 12 में दे रखा है, वहाँ से अगर जो प्रमाण हो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। क्लियर फ्रेंड्स। इसका ये आपका, तो ये इसके बाद देता है कि सभी पौधे जानवर अन्य जीवों के लिए सारे करते हैं, तो बायोम है। फिर क्या प्राकृतिक जीवों को सामुदायिक रूप में प्रयोग करता है, इसे बायोम है। फिर इसके बाद उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा बनाते हैं। फिर गर्मी में से किस प्रजातियों को शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो है आपका जंतु समूह फोना, जंतु समूह फोना है। क्लियर फ्रेंड्स। सिमलीपाल कहाँ है, तो सब पता है, जनरली क्वेश्चन है। उड़ीसा में है। रबड़ किसके लिए है, तो आपको पता ही है, उसी सरकार जो सदाबहार वन है। न्यूजीलैंड के 2 हैं, उत्तरी और दक्षिणी द्वीप। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रीय भूगोल क्या है, तो इसमें क्या आपका पड़ता है 5, यानी भौतिक कितने बहुप्रदेश बांटा गया है, तो 5 प्रदेशों इसको डिवाइडेशन किया गया है। विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, अनेक्सिमेंडन ने। और इसके संभव बात शब्द का किसे दिया था, आपका OH के स्पेट ने। निम्न से मात्रा तो क्रांति थे वो प्रत्यक्षवाद, ठीक है ना, कौन है,
प्रत्यक्षवाद है। इसके बाद आता है प्राचीन मानव समाज प्राकृतिक रूप से, तो ये पर्यावरण नियतवाद है, ठीक है ना, पर्यावरण और नियतवाद। मानव भूगोल के संबंधित नहीं है, तो ये आपका है भौतिक भूगोल, ये NCERT 12th की दे रखा है सारा। निम्न से आपका सरकार मानव पर्यावरण संबंधी बीच के महत्वपूर्ण विचार है, वो आपका क्या है, तकनीकी है। क्लियर फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी होगा, इसमें भाईचारा होगा, कि लोक अवधारणा होगी, तो ये पता चलेगी इसमें क्वेश्चन को देख करके। थोड़ा ये अप डाउट में है। भारतीय में जनसंख्या पर्यटन घटक क्या है, तो ये सारे सभी होंगे। निम्न से कौन सी आर्थिक कार्य को प्रभावित करता है, तो यह औद्योगिक और शहरीकरण है। लेकिन मानव विकास वैज्ञानिक अध्ययन का उपयोग किया जाता है, तो वो है आपका पूरा निर्विज्ञान है। और अगर नवनियतवाद के जनक कौन है, तो ग्रिफिथ टेलर जी हैं। और भूगोल की दो मुख्य शाखा कौन सी है, तो आपकी है आपकी भौतिक और मानव भूगोल। फिर निम्नलिखित में कौन सी अधिवास जलोढ़ मैदान में पाया जाता है, तो वह है शहद अधिवास है, ठीक है। अधिवास गंगा के जलोढ़ मैदान में पाया जाता है, तो ये एलुवियल प्लेन गंगा है, तो वो कौन सा है, शहद अधिवास है। चलिए, वो है अधिवास जिसमें भारतीय जनगणना प्रवास के विचार करती है, तो वो है आपका जन्म और निवास स्थान दोनों ही आएंगे। फिर कह रहा है अधिवासों में से एक प्रकार आवास एक स्थान आसपास में क्या होता है, केंद्रित होता है। निम्न में से एक कौन सा कारक है जो ग्रामीण अधिवासों की स्थिति को प्रभावित करता है, तो सभी है इसमें। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिवास सघन और घनिष्ठ संबंध होता है, तो वो है आपका शहद अधिवास। ये सब NCERT 12th की में दे रखा है सारे, वहीं से सारे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। क्षेत्रीय दृष्टि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वो है राजस्थान। और राजस्थान भारत राजनीतिक भू रणनीति मॉडल किस द्वारा दिया गया था, तो साउल कोहन ने दिया था। फिर कह रहा है भारत गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और ये कह रहा है विजेता शक्ति के औपनिवेशिक शक्ति के रूप में युक्त किया था, तो अध्यारोप शक्ति है। द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना अवशेष सीमा है, तो ये आपका क्लियर है, अवशेष सीमा होगा। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, तो आपका है लाटविया। क्लियर, ये भी NCERT 12th तरह की है, उसमें मानव भूगोल के सिद्धांत हैं, उसमें सारा दे रखा है। भारत का विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। दक्षिण पूर्वी एशिया के कौन सा देश आकार के हिसाब से सबसे बड़ा है, तो वो है आपका प्रिय दोस्तों इंडोनेशिया। फिर यहाँ पर हम देखेंगे आपका ये क्वेश्चन है 131, ये सफ़ेद धातुओं देश कहलाते हैं, तो आपको पता ही है थाईलैंड को। चीन का सबसे लंबी दीवार यांगटीसियांग नदी है। फिर इसके बाद ब्राज़ील का सबसे बड़ा कौन सा पर्वत है, कौन सा है, पिको ना निबलना है, ठीक है ना। इसके बाद दे रखा है कौन सी बहुस्तरीय योजना राज्य स्तरीय नीचे मान्यता देता है, तो वो है आपकी 3 कितने स्तर हैं, इसमें 3 स्तर हैं। फिर इसके बाद अगर भारत में योजना आयोग की स्थापना स्थान पर आप कौन सा आया है, तो इसमें है नीति आयोग। वगैरह है ज्वालामुखी विस्फोट घटित नहीं होता है, तो बाल्टिक सागर है, ठीक है ना। कौन सा सागर है, बाल्टिक सागर, ये आपको ध्यान रखना है। समुद्री वायुमार्ग किस समय के लिए देता है, तो इसमें समुद्र से भूमि तक ध्रुवीय क्षेत्रों में तीव्र गति से चलने वाली ठंडी बर्फीली हवाओं कहते हैं, बर्फ के तूफान या बिलजाट कहलाते हैं। यहाँ पर क्या ये क्लियर है सभी का। विस्फोट रूप से यहाँ पर क्या है, राख संबंध रूप से समताप मंडल के रूप में ये देखा जाता है, तो प्लेनियन ज्वालामुखी है, तो ये आप सबसे जो आपका विस्फोटक है छतरीनुमा आकार में फैल जाता है। फिर कह रहा है कि इनमें से कांच ऐसा आकृतियों का विकास होता है, वो सभी होगा इसमें। फिर देखा चूना के लिथोल अधिक नालीदार खुरदरी बनता है, तो इसमें क्या होगा आपका ये लेपीज होगा, क्या है इसमें लेपीज कन्फर्म है। तो रात के समय यहाँ पहाड़ी ढलानों के बहने वाली जो ठंडी और घनी निचली वायु है, वो है आपकी कौन सी जो कैटाबेटिक है, इस क्षोभमंडल की समता मंडल स्थित है, ट्रोपोपॉज है। फिर यहाँ पर कह रहा है ऊर्ध्वाधर दबाव प्रवणता के क्षेत्र के बीच कहलाते हैं, तो ये आपका बड़ा क्षेत्र होगा। तो इसमें अच्छी तरह से पढ़ रखा हुआ ये सवाल हो सकता है, तो लगेगा इसमें, तो ठीक है ना। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब इसके शब्द का प्रयोग ये कह रहा है कि शब्द का प्रयोग किया गया था जंतु के लिए, फौना के लिए प्रयोग किया गया था। और मंगल शब्द प्रयोग किया गया था किसी कक्ष वनस्पति या मैंग्रोव वनस्पति, ठीक है ना, मैंग्रोव वनस्पति के लिए किया गया था। फिर कह रहा है यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी लंबी तरंग दैर्घ्य और कम आवृत्ति वाली भू प्रॉपर्टी है, तो वो आपकी कौन सी एल शेप है। निम्नलिखित में से किस जिन जल निकायों को पोषक तत्वों की असमर्थता होती है, वो आपका कौन सा है, ये है ओलिगोट्रॉफिक क्षेत्र है। कौन सा, ओलिगोट्रॉफिक क्षेत्र है। ज्वार भाटा से क्या संबंधित है, तो ये आपका आता है गुरुत्वाकर्षण है। कौन सा है, ये आपको पता है गुरुत्वाकर्षण। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है आपका मानव आबादी सांख्यिकी अध्ययन जो होता है, वो होता है जननांकी सिस्टम होता है। तो इसमें 1 2 3 क्वेश्चन है आपका, ये रेंची वाला एक क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा सा देख लेना है। तो इसमें ज़्यादा कोई हमारे आपत्ति वाले क्वेश्चन नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लग रहा था इजी पेपर है, लेकिन इजी नहीं, पेपर बहुत अच्छा बनाया है। जहाँ 10 क्वेश्चन आपको इजी दिए गए, तो 5 से क्वेश्चन आपको टफ दे दिए गए हैं, जिससे आपको इजी क्वेश्चन 4 मिलने से ही लोग कहते हैं बहुत इजी है। लेकिन जो आपका जो नेक्स्ट ईयर पेपर हुआ था वो सेम उसी आधार बनाया है। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो इसकी जो कट ऑफ रहेगी, कट ऑफ रहने के अब कितना रहेगा। तो यहाँ पर क्या है मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप मुझे चेक कर लेते हैं, तो जिस बहन भाई के मैंने आपको कट ऑफ बनाई है, अगर 110 प्लस चले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है आपके चांस बन रहे हैं, ठीक है ना। अगर उसके बाद क्या है थोड़ा सा आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मल होने से ही आपके जिसकी 110
110 क्वेश्चन है बन रहे हैं, तो उसको चांस है 100% है। चलिए फ्रेंड्स, और इसके बाद आप लोग अपना अपना व्यू दें, विचार दें, और इसमें आप कमेंट करें और इसमें बताएं कैसे क्या क्या है, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसको फाइनल कट ऑफ मैं आपको सामने प्रोवाइड करा दूंगा जैसे से होगी। क्लियर, कम से कम 100-200 बच्चे इस पर अगर आप करेंगे भाई बहन भाई, तो उससे पता चलेगा कितनी कट ऑफ जाएगी। चलिए फ्रेंड, तो इस पर क्या है, हमारे जो आपका HBS GS JRF अड्डा चैनल पर ही आप जाएंगे और इसी वीडियो पर क्या है, आप क्या है मैसेज करेंगे ये है, तो आपको पूरा बताएंगे कि जितना है रियली ईमानदारी से कितना चेक हुआ है वो आप बताएंगे, तो इससे आप ऑथेंटिक पता चलेगी कितनी मिनट जाएगी। क्लियर दोस्तों, तो इससे क्या है सभी को सहूलियत मिलेगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। क्लियर फ्रेंड्स, तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।